गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे 5th चैप्टर। आपके आरसीसी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर देखते हैं। इसमें रेनफोर्स कंक्रीट बीम, रेनफोर्स कंक्रीट बीम में इसमें हम डिजाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम का, डबली रेनफोर्स बीम का, ओके, और लिंटल का। अब हमारे कुछ टर्म हैं, ठीक है, जिनको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, जब हम बीम का डिजाइन करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन जैसे आपका ऑनलाइन मीडियम से अगर पेपर होता है तो ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एसएससी जेई में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो डिजाइन करने से पहले, ठीक है, जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है इफेक्टिव स्पैन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, क्लियर स्पैन क्या होता है, तो समझ लेते हैं। इफेक्टिव, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये बीम है और ये इधर सपोर्ट और इधर सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, एल क्या है, क्लियर स्पैन है। ठीक है, एल क्या है, क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन। ठीक है, क्लियर स्पैन है, शुद्ध पार्ट कहते हैं इसको। और डी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, कहां तक की होती है, सेंटर टू वार से ऊपरी सिरे तक की दूरी। और ये डब्ल्यू है विड्थ ऑफ सपोर्ट। ओके, तो इफेक्टिव स्पैन निकालना है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो क्या होता है, एल प्लस डी, एल प्लस डी, या फिर दूसरा होता है एल प्लस W/2, मतलब इतना W/2 और ये W/2। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी यहां पर उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्पैन। एल प्लस W/2 प्लस W/2। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर तक की जो दूरी होती है, जो सपोर्ट के सेंटर तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। अगर देखा जाए तो कितना आएगा, ये एल, ये यहां से सेंटर तक की दूरी और इस वाले सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। तो एल प्लस डी, तो एल प्लस W/2 प्लस W/2, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी उसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो उसको हम स्मॉल एल के रूप में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब डी बराबर अगर टोटल डेप्थ है सिंपली सपोर्टेड बीम में या सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, अगर डी टोटल डेप्थ है तो हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल L/20 से L/10 से L/20 तक। जो कैपिटल डी की जो वैल्यू होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, एल, ये जो इफेक्टिव स्पैन है, बाई 10 से लेके L/20 के बीच में भी कोई वैल्यू हम रख करके हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एल में अगर 10 से डिवाइड कर दें तो डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और डी में से अगर हम क्लियर कवर घटा दें तो स्मॉल डी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, वी क्या है, विड्थ ऑफ बीम है। ठीक है, बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम। इसको कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल डी निकल आए उसका आधा कर दें या फिर D/3, इन दोनों के बीच में इसको लाई कर सकते हैं, या तो D/3 से, या फिर इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, बी की वैल्यू। तो इतने से इतने के बीच में लाई करती है। ओके, अब इफेक्टिव स्पैन देख लेते हैं। नंबर 2 इफेक्टिव स्पैन देख लेते हैं कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के केस में इफेक्टिव स्पैन की जो वैल्यू होती है वो होती है एल बराबर कैपिटल एल जो शुद्ध पार्ट होता है प्लस D/2। ठीक है, D/2 जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका आधा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैंटिलीवर के केस में इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने समझा इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड के लिए और इफेक्टिव स्पैन कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस बीम में, जो सिंगली रेनफोर्स बीम है या बीम में, हमारा मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की जो वैल्यू है AST बराबर 0.85 B/D डिवाइड बाई Fy। ठीक है, Fy यील्ड स्ट्रेंथ है, V विड्थ है बीम की और D इफेक्टिव डेप्थ है। तो यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी तो वो क्या होगी, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो किसी भी बीम में कितना हमें रेनफोर्समेंट डालना है, मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, उससे अधिक ही होना चाहिए। तो मिनिमम कम से कम इतनी लेके चलेंगे। ठीक है, तो कितना रेनफोर्समेंट लेके चलेंगे, इस फॉर्मूले से जो निकल के आएगा उससे अधिक लेके चलेंगे। ठीक है, और इससे नीचे ना हो, कम ना हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो टेंशन में फेल हो जाएगा। ओके, फिर देख लेते हैं बीम के केस में ही मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना डालते हैं। तो 0.04 B/D या 4% ऑफ BD। जो सेक्शन होता है बीम का, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन का विड्थ इंटू डेप्थ का क्या होगा, 4% होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम इतना लेते हैं और मिनिमम रेनफोर्समेंट इतना लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपका रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो मिनिमम इससे वैल्यू कम ना हो और इससे वैल्यू अधिक ना हो।
ठीक है। बीम के केस में हमारा जो रेनफोर्समेंट हम डालेंगे टेंशन में, तो इससे तो कम ना हो और इससे अधिक ना हो। ओके, ठीक है। ये इधर का ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अब चल लेते हैं इधर। इसके बाद में आता है जो बीम होता है हमारा, जैसे ये बीम है, इसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, कितनी परमिसिबल वैल्यू है कि इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। परमिसिबल डिफ्लेक्शन अप टू 10 मीटर। अगर हमारा बीम का जो लेंथ है, अगर 10 मीटर है, तब हम क्या करेंगे, 10 मीटर तक मतलब हो सकता है 7 मीटर हो, 6 मीटर हो, 8 मीटर हो, इस तरीके से 10 मीटर तक हम ये चीजें हमारी वैलिड रहती हैं। और जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो तनुता अनुपात पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तनुता अनुपात पर हमारा परमिसिबल डिफ्लेक्शन निर्भर करता है। और लैम्डा बराबर जो स्लेंडरनेस रेशो होता है वो होता है स्पैन बाई डी, तथा डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन जो है स्पैन बाई 250 या 20 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कि इससे ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जो लैम्डा की वैल्यू है स्पैन बाई 20 से या 20 mm से अधिक नहीं होना चाहिए जो आपका डिफ्लेक्शन है। ठीक है, बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसकी वैल्यू स्पैन बाई 250 या 20 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बीम के केस में देख लेते हैं। तो बीम के केस में देख लेते हैं, तो बीम और यहाँ पर क्या है कि किस टाइप का हमारा बीम रहेगा, और लैम्डा स्लेंडरनेस रेशो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन की लैम्डा की वैल्यू है तो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड कि बीम के केस में लैम्डा की वैल्यू 20 होनी चाहिए। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, और कंटिन्यूअस बीम के केस में ये वैल्यू 26 हो जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन में परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होगा उसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए या 7 होगी या 26 होगी। इस तरीके से ऑप्शन देके भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमारा जो होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगा एक बीम में वो हमारा इस तरीके से ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भले ही बीम ना गिरे बट देखने से क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा वो वार्निंग देगा कि कहीं वो गिर ना जाए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हमारा एक लिमिट में होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं धरणों में पार्श्विक स्थिरता। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ये बीम आ रहा है इस तरीके से, तो उसके पास में एक और सपोर्ट अगर हमें देनी है, जैसे मानो बीम इधर से जा रहा है, ठीक है, और इधर भी बीम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा जो बीम है उसके पास में इधर भी हम सपोर्ट देंगे कुछ दूरी पर, और इधर भी हम सपोर्ट दे सकते हैं। जो पार्श्विक स्थिरता है, ठीक है, धरणों में पार्श्विक स्थिरता जो लेटरल स्टेबिलिटी है उसकी वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में उसकी जो एल जो लेंथ रहेगी, जो हमारा एक और जो सपोर्ट होगा वो कितनी दूरी पर होगा, ठीक है, वो होगा 60 × b या 250 v²/d। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा, ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड के केस में एल बराबर 60b या 250 v²/d, इन दोनों से जो भी मिनिमम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पार्श्विक स्थिरता की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एल क्या है, धरणों के पार्श्व निरोधों के मध्य की दूरी। ठीक है, रिस्टेंट के मध्य की दूरी है। ठीक है, जैसे इसके सेंटर से लेके दूसरा जो रिस्टेंट रहेगा, जो हमारा सपोर्ट रहेगा, उसके सेंटर तक की दूरी रहेगी। ठीक है, ओके, सिंपली सपोर्टेड के केस में एल बराबर 60v या 250 v²/d, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमारी वैल्यू रहेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एसएससी जेईई में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के बाद में भी ये वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा होगा, v या d वैल्यू दे रखा होगा, हमें ये याद रखना है। ठीक है, और कैंटिलीवर के केस में कितना होगा, कैंटिलीवर बीम के केस में ये 25b और या 100 v²/d। ठीक है, कैंटिलीवर के केस में ये 60b की जगह पर 250b हो जाएगा, और यह 250 की जगह पे ये 100 v²/d, और इनमें से जो मिनिमम आएगा वो वैल्यू हमारी पार्श्विक स्थिरता की जो दूरी होगी उसकी वैल्यू होगी। ओके, अब देख लेते हैं। ठीक है, ये एक पोर्शन था, दूसरा पोर्शन, और ये थर्ड पोर्शन। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। ये सब अलग अलग पॉइंट हैं, इनको हमें ध्यान रखना है डिजाइन करने से पहले। ठीक है,
अब साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट का मतलब होता है जब हमारा जो बीम है उसकी जो डेप्थ है अगर 700 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 700 mm से ज़्यादा हो जाए तो हमें साइड में भी क्या देना पड़ता है, रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। ओके, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट में जो डी की वैल्यू 700 mm से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम 0.01% या 0.1% क्या दे देते हैं, रेनफोर्समेंट दे देते हैं। ठीक है, तो ASF जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है वो 0.1% ऑफ BD, ठीक है, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ का, ठीक है, और कहाँ दी जाएगी, सेंटर ऑफ बीम, बीम के सेंटर में। ठीक है, जैसे हमारा ये बीम जा रहा है, ठीक है, हमने टेंशन में नीचे दे दी, ठीक है, ऊपर भी दे दी कंप्रेशन में, अगर हमें साइड में भी दे दें, ठीक है, साइड में इस तरीके से सेंटर में बिल्कुल क्या दे देंगे, सरिया दे देंगे, तो कितनी देंगे, यहाँ से हम AST की वैल्यू, ASF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव होता है तो इनमें से कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं शियर में, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था शियर एनफोर्समेंट में, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी शियर एनफोर्समेंट की। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू शियर एनफोर्समेंट के केस में कितनी रहेगी, SB बराबर 0.87 FY इंटू ASB डिवाइड बाई 0.4 इंटू V। ओके, ये क्या है, शियर एनफोर्समेंट की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से जो निकल के आएगी वैल्यू, हम इतना मिनिमम है शियर एनफोर्समेंट देना ही पड़ेगा। ओके, जब टाउ सी की वैल्यू टाउ बी से कम आ जाती है तब ये मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, किस केस में देते हैं, जब टाउ सी की वैल्यू किससे कम हो जाए, ठीक है, जो टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से कम हो जाए। ठीक है, तब ये केस में हम मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं। तो SB बराबर 0.87 FY यील्ड स्ट्रेंथ ASB, ठीक है, 2 लैग स्टब्स का एरिया इंटू 0.4 इंटू V। ओके, अब देख लेते हैं स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, या रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब के लिए। ठीक है, अब स्लैब के लिए रेनफोर्समेंट हम कितना देते हैं, AST की वैल्यू कितना देते हैं, 0.15 गुणा स्लैब के खंड का एरिया, जो B इंटू डी रहेगा, जो बिर्थ रहेगा और डेप्थ रहेगा, ठीक है, उसका एरिया AST बराबर 0.15 स्लैब खंड का एरिया हो जाएगा। ठीक है, किसके केस में हो जाएगा, ये माइल्ड स्टील के केस में हो जाएगा। जब हम टॉर्च छड़ लगा देते हैं, जो HYSD की सरिया लगा देते हैं, टॉर्च छड़ जो डिफॉर्म बार होती हैं जिन पर रेसे कटे होते हैं, अगर उन छड़ों का यूज करते हैं तो AST की वैल्यू हो जाएगी 0.12 स्लैब खंड का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आई आपके सभी। अब लास्ट देख लेते हैं मिनिमम कवर। मिनिमम कवर हमने एक साथ सभी को लिख दिया है। ठीक है, स्लैब के केस में मिनिमम कवर की वैल्यू 15 mm, ठीक है, बीम के केस में क्लियर कवर की वैल्यू कितनी रहेगी, 25 mm रहेगी बीम के केस में, और कॉलम के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 40 mm, और फुटिंग के केस में, ठीक है, क्लियर कवर की वैल्यू 70 mm हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉलम का साइज हमारा 250 बाई 250 तक का है या 250 mm तक का है तो हम क्या करेंगे, कॉलम के केस में 40 mm का कवर ना प्रोवाइड करके हम कितने mm का कवर प्रोवाइड कर देंगे, 25 mm का कवर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी तक के ये पॉइंट थे जो हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है, इन सभी पॉइंटों को नोट करके रखना पॉइंट टू पॉइंट, ये आपके काफ़ी हेल्प होंगे। ठीक है, और जो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे उनमें भी ये पॉइंट एज इट इज लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, और फिर डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, और फिर लिंटल का डिजाइन। इस तरीके से हम डिजाइनिंग करेंगे। और आपको देखना होगा, अब जो आपको तैयारी करनी है, जैसे आपके अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उसको तैयारी जो करनी है आपको, जो SSC JEE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं RCC के, आपको वो कवर कर लेने हैं। ठीक है, जिससे ऑनलाइन पेपर होता है तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 बुक के आपको क्वेश्चन लगा देने हैं, जिससे आपको जो ऑनलाइन में जो क्वेश्चन हो आपको तैयार पहले से ही हो जाए, अगर ऑनलाइन मीडियम से आपके पेपर होते हैं तो। ठीक है, और ऐसे ऐसे पॉइंट जो अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप अगर कोई नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनको पॉइंटों को भी अच्छे से करते रहना। और अब डिजाइनिंग का देखो, अब ऑनलाइन पेपर होगा तो डिजाइनिंग नहीं आएगा, तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। बट उनमें से जो स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ना तो अब सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन आएगा आपको करने के लिए, ना डबली का आएगा, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो वैकल्पिक बनेगा। ठीक है, और जब वैकल्पिक बनेगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है,
और उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी ये स्टेप्स थे कि शियर रेनफोर्समेंट की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, या फिर हमारा एक मिनिमम रेनफोर्समेंट टेंशन में कितना डालते हैं बीम में, तो वो क्वेश्चन बता दीजिए, या बीम के लिए कवर कितना लेते हैं, स्लैब के लिए कितना कवर लेते हैं, या फिर स्लैब में कितना रेनफोर्समेंट डालते हैं मिनिमम। ठीक है, तो उन चीज़ों की ये वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या इफेक्टिव स्पैन कितना रहता है कैंटिलीवर के केस में, ठीक है, और हमारा कैंटिलीवर के केस में और सिंपली सपोर्टेड के बीच केस में, और परमिसिबल डिफ्लेक्शन की ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये धरणों में पार्श्विक स्थिरता जो लेटरल स्टेबिलिटी है उस तक ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। ओके।